नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपने इस वीडियो पे क्लिक किया तो उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि अगर आप इस वीडियो में कुछ सीखने के लक्ष्य से आए हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। जैसे कि हमने पिछले 2-3 क्लासेस में हमने देखा, संविधान सभा के परिचय के बारे में हमने देखा, प्रारूप समिति के गठन के बारे में हमने देखा तथा संविधान की प्रस्तावना के बारे में हमने अच्छे से समझा। तो आज का हमारा वीडियो है भारतीय संविधान के कुछ 2 भाग के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें भाग 1 और भाग 2 आएंगे, जिसमें टोटल कितने आर्टिकल्स हैं हम उसके बारे में बेसिक से अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो नमस्कार, मेरा नाम रोशनी है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो पार्ट 1 है भारतीय संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारा जो पार्ट 1 है उसमें टोटल 4 आर्टिकल आते हैं, यानी कि 4 अनुच्छेद आते हैं। तो उसका विषय क्या है? उसका विषय है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, यानी कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अब इसमें वर्णन किया गया है कि अगर किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना हो या राज्य का प्रवेश करना हो तो किस अनुच्छेद के तहत हम वो कर सकते हैं। अगर नाम बदलना हो तो हम किस अनुच्छेद के तहत कर सकते हैं, वो इसमें दिया गया है। ठीक है, हमारा सबसे पहला आर्टिकल है कि संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र, यानी कि भारत का नाम और उसका क्षेत्र में क्या क्या शामिल है ये सब दिया गया है। ठीक है, तो भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और भारत द्वारा अर्जित अन्य क्षेत्र शामिल है। अब इसको याद रखने की ट्रिक क्या है? देखिए, यहाँ पे भी दिया गया है एक, जो आर्टिकल 1 है, और यहाँ पे भी लिखा है कि भारत एक संघ, इन दोनों में एक कॉमन है। तो हम इस तरह से याद रख सकते हैं कि भारत एक संघ जो है वो आर्टिकल 1 में है। अब चलते हैं हम आर्टिकल 2 की तरफ। आर्टिकल 2 है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। तो क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश भारत में नए राज्य किस प्रकार से स्थापित होते हैं और उन्हें स्थापित कौन करता है? तो यह शक्ति संसद को दिया गया है कि वह नए राज्यों को स्थापित कर सकता है। अब इसको याद रखने का ट्रिक क्या है? देखिए, आर्टिकल है दूसरा और यहाँ पे दिया गया है कि 2 नए राज्य जोड़ो, और इन दोनों में 2 कॉमन है। तो हम इस प्रकार से याद रख सकते हैं, आर्टिकल 2 में है हमारा नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट जानकारी ये भी है कि 1975 में सिक्किम को इंडिया का 22वां राज्य बनाया गया था। कौन सा राज्य? 22वां राज्य बनाया गया था, ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और भी सिक्किम से रिलेटेड याद रखिएगा कि सिक्किम ऐसा एकमात्र देश है जहाँ पे लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ता, जहाँ के ओरिजिनल जो रेजिडेंट्स हैं यानी कि ओरिजिनल जो निवासी हैं उन लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ता है। ठीक है, हमने अपने एक शॉर्ट वीडियो में बता रखा है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वहीं हमारा आर्टिकल 3 है राज्यों के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन से संबंधित। ठीक है, जिसमें संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह नए राज्य बना सकता है। जैसे उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ राज्य जो है वो 2000 ईस्वी में, उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ राज्य 2000 ईस्वी में बना था। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाना हो, जैसे अभी हम 2014 में जो आंध्र प्रदेश था वो तेलंगाना से अलग हुआ था, यानी कि पहले ये दोनों एक स्टेट थे, लेकिन 2014 में आंध्र प्रदेश को तेलंगाना से अलग कर दिया गया था। तीसरा है किसी राज्य का क्षेत्र घटाना। अब जैसे झारखंड क्या हुआ था? बिहार से अलग हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 को याद रखिएगा। किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना। अब जैसे पंजाब और हरियाणा की जो सीमाएं हैं उनमें परिवर्तन करना, वो भी आर्टिकल 3 के तहत ही होता है। वहीं किसी राज्य का नाम बदलना, जैसे कि अभी हाल ही में केरला का नाम बदल करके केरलम कर दिया गया है, जो कि 24 फरवरी 2026 को हुआ है। या फिर पहले उड़ीसा का नाम बदल करके ओडिशा कर दिया गया है, जो कि पहले उड़ीसा था। ठीक है, और ये 2011 में किया गया है। तो राष्ट्रपति जो है वो संबंधित राज्य की विधानसभा से राय मांगते हैं, परंतु संसद उस राय से बाध्य नहीं होती है। ठीक है, अब ट्रिक ध्यान रखिएगा, इसमें ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि नए राज्य, क्षेत्र बढ़ाना, क्षेत्र घटाना,
सीमा बदलना और नाम बदलना। ठीक है, अब तीसरे आर्टिकल में दिया गया है नए राज्य, क्षेत्र बढ़ाना, क्षेत्र घटाना, सीमा बदलना और नाम बदलना। इसको याद रख सकते हैं। आर्टिकल चौथा है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बने कानून। अब हमारे आर्टिकल 2 और 3 के तहत जो भी कानून बने हैं उन्हें संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में आवश्यक संशोधन भी किया जा सकता है। जैसे अब जब हमारा केरला का नाम बदल करके केरलम किया गया तो उसे संविधान की पहली अनुसूची में रखा गया, उसमें संशोधन किया गया। ठीक है, उसी प्रकार से चौथी अनुसूची में संशोधन किया जाता है, लेकिन अब उसे हम लोग संविधान संशोधन नहीं बोल सकते हैं। जो संविधान संशोधन आर्टिकल 368 के तहत होता है, तो संविधान संशोधन उसे हम लोग नहीं बोल सकते हैं। तो आर्टिकल 4 ये है कि आर्टिकल 2 और 3 के तहत जो भी कानून बने हैं उन्हें हम लोग संविधान संशोधन नहीं बोलेंगे। ठीक है, और यह प्रावधान संसद को राज्य क्षेत्र से संबंधित मामलों में लचीला और प्रभावी बनाता है। तो पार्ट 1 का जो हमारा टोटल सार है वो ये है कि हमारे आर्टिकल 1 में है भारत के नाम और राज्य क्षेत्र, दूसरे में है कि नए राज्यों का प्रवेश, तीसरे में है राज्य के क्षेत्र सीमा में परिवर्तन, और चौथा है कि दूसरे और तीसरे के कानूनों का प्रभाव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम आगे अपने पार्ट 2 पे, यानी कि हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में आते हैं, जिसमें टोटल 5 से 11 तक आर्टिकल शामिल है, यानी कि इसमें कुल 7 अनुच्छेद हैं। ठीक है, जिसे हम लोग नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप के अनुच्छेद भी बोलते हैं। जैसे कि आपने कभी सोचा है कि कैसे कोई व्यक्ति विदेश जाता है और वहाँ की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारत से नागरिकता समाप्त हो जाती है, तो वो किस अनुच्छेद के तहत होती है? इसमें टोटल वही दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एक एक चीज़ के बारे में। देखिए, आर्टिकल 5 हमारा किस चीज़ से संबंधित है? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, यानी कि जो व्यक्ति 26 जनवरी, ध्यान रखिएगा, जो व्यक्ति 26 जनवरी 1950 से भारत में है, 26 जनवरी 1950 से भारत में है, उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 6 है हमारा कि पाकिस्तान से भारत आने वाले प्रवासियों की नागरिकता। अब इसमें ध्यान ये रखिएगा कि जो लोग भी 26 जनवरी 1950 से पहले भारत आए हैं, तो वो पाकिस्तान से जो लोग भी भारत 26 जनवरी 1950 से पहले आए हैं तो वो भारत के नागरिक माने जाएंगे। लेकिन अगर उन्होंने 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में प्रवेश किया हो तो उन्हें उसके लिए किसी प्रकार के रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर उसके बाद उन्होंने प्रवेश किया हो, कितने डेट के बाद, ध्यान रखिएगा, 19 जुलाई 1948 के बाद अगर उन्होंने भारत में प्रवेश किया है तो उन्हें रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट द्वारा करवाना है, तभी वे भारत के नागरिक माने जाएंगे। उसके बाद हमारा आर्टिकल 7 है कि पाकिस्तान जाने वाले लोगों की नागरिकता। अब जो लोग पाकिस्तान चले गए हैं, यानी कि भारत से पाकिस्तान में 26 जनवरी 1950 के बाद प्रवेश कर गए हैं, तो उन लोगों की नागरिकता भारत से समाप्त हो गई है। ठीक है, आर्टिकल 8 है कि विदेश में रहने वाले लोगों की नागरिकता। देखिए, अब एक चीज़ समझिए कि मान लीजिए कि हम विदेश में रह रहे हैं और हमारे पूर्वज हमारे ही देश में यानी कि स्वदेश में हैं, तो अगर हम चाहें तो हम भारत आ करके हम भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। हाँ, बेसिकली उसके लिए आपके पूर्वज का कोई भी एक इंसान, कोई भी आपके पूर्वज में का भारत का एक होना चाहिए नागरिक। ठीक है, उसके बाद है हमारा आर्टिकल 9, जिसमें है स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करने पर नागरिकता का अंत हो जाता है। यानी कि अगर आपने भारत से बाहर किसी दूसरे राज्य का यानी किसी दूसरे देश का नागरिकता ग्रहण कर लिया है तो आपका भारत की नागरिकता जो है वो समाप्त हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है यानी कि जो संविधान है वो ड्यूअल सिटीजनशिप की अलाउड नहीं करता। ठीक है, यानी कि ड्यूअल सिटीजनशिप की अनुमति नहीं देता है, दोहरी नागरिकता आप नहीं ले सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 10 हमारा है नागरिकता के अधिकार का निरंतर बने रहना। अब ये क्या किया गया है, देखिए,
आपकी नागरिकता क्या है, प्रोटेक्टेड है, एकदम सुरक्षित है। और संसद को आपकी नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप पर लॉ बनाने का पावर दिया गया है, संसद कानून बना सकती है। लास्ट जो हमारा आर्टिकल है वो संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति। अब आपकी नागरिकता के संबंध में जो लॉ यानी कानून बनाने की शक्ति है वो संसद को दी गई है, संसद उस पर कानून बना सकती है। संसद चाहे तो आपकी नागरिकता समाप्त भी कर सकती है और आपको नागरिकता दिला भी सकती है, ठीक है। तो ये था हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है। अब जैसा कि हम लोग हर बार करते हैं कि लास्ट में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं, तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो। पहला क्वेश्चन है कि भारत को संविधान के किस रूप में वर्णित किया गया है। तो हमने देखा कि भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया गया है, ठीक है। भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है। हमने पढ़ा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तीसरा है कि नए राज्य बनाने की शक्ति किसके पास है, तो वो संसद के पास है। चौथा है कि राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कौन कर सकता है, तो वो संसद कर सकती है, ठीक है। अब पांचवा है किसी राज्य का नाम बदलने का अधिकार किसके पास है, संसद के पास है। वहीं छठा है कि संविधान का भाग 1 किन अनुच्छेदों में है, तो भाग 1 आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 4 तक में है। सातवां है किसी राज्य की सीमा बदलने से पहले राष्ट्रपति किसकी राय मांगते हैं, तो राष्ट्रपति संबंधित राज्य की विधानसभा से राय मांगते हैं। संविधान की पहली अनुसूची किससे संबंधित है, संविधान की पहली अनुसूची राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से संबंधित है। वहीं 9वां क्वेश्चन है कि भारत के राज्य क्षेत्र में क्या क्या शामिल है, तो उसमें राज्य, केंद्र शासित प्रदेश एवं भारत द्वारा अर्जित अन्य क्षेत्र भी शामिल हैं। 10वां क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 4 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 4 जो है वो नए राज्यों से गठन से संबंधित पूरक प्रावधान से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 11 तक कंप्लीट होता है। इसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 और 2 को पढ़ लिया। और वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, तथा आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको कौन सा टॉपिक सबसे अच्छा लगा, और अगर इसमें किसी सुधार की आवश्यकता हो तो आप हमें बताइएगा। ध्यान रखिए कि आपका सपोर्ट और प्यार ही हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत है और आपका हर सुझाव मुझे और बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आपके लिए एक होमवर्क है कि आप बस इतना बता दीजिए कि हमारा भारत स्वतंत्र कब हुआ था, ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।